जय सिया राम दोस्तों। फोर्थ डायमेंशन क्या है? क्या टाइम फोर्थ डायमेंशन है? अगर हाँ, तो ये स्पेस टाइम मिलकर क्या क्या कर सकती है? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन, इसका क्या मतलब है? डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, पर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। या फिर हम डायमेंशन को सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर स्पेस की बात करें तो इसका स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक पॉइंट, जो कि जीरोथ डायमेंशन होता है। और अगर इन जैसे इनफाइनाइट जीरोथ डायमेंशनल पॉइंट्स को मिला दें तो फिर बनकर तैयार होगी एक वन डायमेंशनल लाइन। अगर हम लोग 4 वन डायमेंशनल लाइन को मिलाएं तो हमें मिलेगा एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर। और इन जैसे 6 2 डायमेंशनल स्क्वायर से मिलकर तैयार होता है एक 3 डायमेंशनल क्यूब। यहाँ तक तो हमने बेसिक मैथ्स में भी पढ़ा है। पर अगर हम लोग फोर्थ स्पेशियल डायमेंशन की बात करें तो क्या कोई ऐसा 4D स्ट्रक्चर होता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मैथमेटिशियन ने फोर्थ डायमेंशन में भी एक 4D स्ट्रक्चर प्रूव किया है, जिसका नाम है टेसरैक्ट। टेसरैक्ट या फिर हाइपर क्यूब 8 3 डायमेंशनल क्यूब से मिलकर बनता है। इस टेसरैक्ट को 3D में विजुअलाइज करना वैसा ही है जैसा कि हम लोग एक 3 डायमेंशनल क्यूब को 2D पेपर में विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप ये जो टेसरैक्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसकी 3D विजुअलाइजेशन है, जो कि आपके सामने 2D में रिप्रेजेंट की जा रही है। पर अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स और साइंटिस्ट की माने तो फोर्थ डायमेंशन कोई स्पेशियल डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि टाइम को फोर्थ डायमेंशन होना चाहिए। पर आखिर टाइम ही क्यों और कैसे फोर्थ डायमेंशन होता है? तो आइए समझते हैं इस स्पेस टाइम के दिमाग घुमा देने वाले फिनोमिना को। पहले हम लोग स्पेस टाइम को आसान भाषा में समझते हैं, फिर हम लोग इसकी डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग स्पेस में कंसीडर करते हैं सिर्फ एक अर्थ और एप्पल को। अब अर्थ और एप्पल के बीच की ग्रेविटी की वजह से एप्पल अर्थ की तरफ बढ़ना चालू कर देगा। अगर हम लोग इस एप्पल की ट्रेजेक्टरी को 3 डायमेंशन में देखें तो हमें ये स्ट्रेट लाइन में अर्थ की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। पर जैसे ही हम इसे फोर्थ डायमेंशन में कंसीडर करके देखेंगे तो हमें इस एप्पल का पाथ अलग नज़र आता दिखाई देगा। वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि उसकी ट्रेजेक्टरी एकदम अलग होगी। यहाँ पर ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि एप्पल किस पाथ में चल रहा है। वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो एक सर्कल में चल रहा है, या फिर वो एक स्क्वायर फॉर्म में चल रहा है। मान लीजिए कि इस स्पेस में टाइम की शुरुआत होती है वहाँ से जब एप्पल गिरना चालू करता है। क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग 4 डायमेंशन को एक साथ दिखा पाएँ, इसलिए हम लोग स्पेस, अर्थ और एप्पल को कंप्रेस करके 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे और 3rd डायमेंशन में हम लोग कंसीडर करेंगे टाइम को। तो अब अगर हम लोग इस एप्पल के पाथ को देखें तो हमें दिखेगा कि ये एप्पल कभी स्ट्रेट लाइन में तो चल ही नहीं रहा था, बल्कि स्ट्रेट लाइन में चलना तो सिर्फ इसका एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। इसका असली पाथ तो बेंड हो चुका है। और ये जो बेंड लाइन आपको दिख रही है, ये कोई नॉर्मल बेंड लाइन नहीं है। ये अपने में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपाए हुए बैठी है, और वो कॉन्सेप्ट है जनरल रिलेटिविटी का। अगर आपने अपनी स्कूल बुक्स के अलावा ग्रेविटी को जानने की कोशिश करी होगी तो आपने ये वाला इल्यूस्ट्रेशन ज़रूर देखा होगा, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड कर देती है। जिसमें अक्सर इलास्टिक क्लोथ्स में बॉल्स को डालकर ये बताया जाता है कि कैसे जिस बॉल का मास ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी और वो स्पेस टाइम फैब्रिक को ज़्यादा बेंड करेगी। इस ओल्ड फैशन्ड इल्यूस्ट्रेशन से हमें ये तो समझ में आता है कि ग्रेविटी कैसे अदर बॉल्स को पुल करती है, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक आखिर होता क्या है। पर शायद आपको मेरे उस पिछले वाले अर्थ और एप्पल के एग्जाम्पल से ये समझ में आया हो कि कैसे ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर देती है। अगर हम उस पिछले एग्जाम्पल में ग्रेविटी को कंसीडर ना करते तब भी हमें कर्व ज़रूर मिलता, पर इस बार कर्व होता स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि अर्थ का मोशन तो 3 डायमेंशन में होता ही ना, वो एक ही जगह रुका रहता, पर वो टाइम के साथ साथ फ्यूचर में ज़रूर 1 डायमेंशन में मूव होता रहता। इसलिए हमें 4th डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी मिलती और 3 डायमेंशन में हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखता। यानी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, हर चीज़ 4th डायमेंशन में मोशन में ही है, जो कि फ्यूचर की तरफ मूव करती जा रही है। इससे हम लोग एक और चीज़ समझते हैं कि कैसे ग्रेविटी इन चारों डायमेंशन यानी 3 स्पेस और 1 टाइम की डायमेंशन को अफेक्ट करती है।
अगर हम लोग एक बार फिर उस पिछले एग्जाम्पल को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे ग्रेविटी टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पेस और टाइम को बेंड करती जाती है। पर आखिर फोर्थ डायमेंशन के प्रेजेंट होने के बावजूद भी हम लोग उसे ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते? क्यों फोर्थ डायमेंशन हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है। अब आप उस 2D के लिविंग बीइंग को उठाकर 3 डायमेंशनल में ले आते हैं, यानी कि उसको एक हाइट दे देते हैं, तो वो लिविंग बीइंग उस पूरे वर्ल्ड के लिए गायब हो जाएगा। और जब वो 2D वर्ल्ड का लिविंग बीइंग 3 डायमेंशन में आएगा तो उसे अपना वर्ल्ड नहीं दिखेगा और ना ही उस वर्ल्ड के लोगों को वो दिखेगा। उस 2 डायमेंशन के लोग एक 3D स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, पर वो लोग उसे अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कि आखिर वो क्यूब दिखता कैसा होगा। ठीक यही चीज़ हमारे साथ भी है। हम लोग 3 डायमेंशन में तो रह रहे हैं, हम उस 3 डायमेंशन में रहकर एक टेसरैक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हैं, पर हम कितनी भी कोशिश कर ले हम उसे एकदम अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कि आखिर एक टेसरैक्ट कैसा होगा। इससे आपको शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि कैसे हमें 4 डायमेंशन को विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और अगर हम लोग इस 4th डायमेंशन को रियल वर्ल्ड में समझें तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग बाउंडेड हैं 4th डायमेंशन के एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और वो है फ्यूचर। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इंस्टेंटली कोई हमारे इस पूरे वर्ल्ड की एक 3D फोटो खींच ले, यानी इस टाइम पे वर्ल्ड की हर एक चीज़ फ्रीज हो जाए। पानी की वो सारी ड्रॉपलेट्स, उड़ता हुआ पत्ता, या फिर मैं ये जो बात कर रहा हूँ, हर एक चीज़ फ्रीज हो जाए। हर टाइम इंस्टेंट पे इसी तरह 3D फोटो ली जाए और उसे एक टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो जो ग्राफ हमारे सामने आएगा वो होगा एक 4 डायमेंशन का। अभी इस स्पेस टाइम की जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो इसमें और भी बहुत सारे मोड बाकी हैं जिन्हें हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।